स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो बच्चों, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में ऑर्गेनो एल्कीन कंपाउंड पढ़ रहे थे या मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे थे। उसका इंट्रोडक्शन देखा था जहाँ पे जीजेस सॉल्ट बनते हुए देखा, और उससे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। वहाँ पर हम लोगों ने टाइप ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड पढ़े, 5 मेटल पढ़े हैं। लास्ट लेक्चर में भी हर बार आपको रिवाइज करा देता हूँ जिसमें आपको याद रहे। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, ऑर्गेनो टिन कंपाउंड, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड और लास्ट वन ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। 5 ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड पढ़े थे, उनके 5 पॉइंट सबके पढ़े थे, सबके 5-5 पॉइंट पढ़े थे। मतलब इंट्रोडक्शन, फिर प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज, फिर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एंड फिफ्थ वन इज इट्स एप्लीकेशन। पांचों के ऐसे ही हम करके कंप्लीट किए। उसके बाद मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस में, जहां पे हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखा फर्स्ट लेक्चर में। वहां पे हमने देखा सर जीजेस ने कैसे हमारे जीज सॉल्ट की फॉर्मेशन करी, जिसके नाम पर ही हमारा जीजेस सॉल्ट आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। कैसे हमने देखा कि वहां बॉन्डिंग होती, प्रिपरेशन होती। साथ में ये देखा कि जब पैलेडियम ले लेते थे तो वो कॉम्प्लेक्स हमारा सेपरेट आउट नहीं होता। जैसे हम प्लेटिनम के साथ जब लेते हैं तो जीजेस सॉल्ट बन के बाहर आ जाता है, PtCl3, और साथ में एल्कीन जुड़ी हुई होती है, उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। लेकिन जब पैलेडियम कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं तो वो वहीं पर रिएक्शन नहीं रुकती है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस कर देती थी और कंपाउंड हमारा एसिटाल्डिहाइड में ब्रेक होते दिख रहा था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने बॉन्डिंग मेटल एल्कीन पढ़ना था, बॉन्डिंग इन मेटल ओलेफिन पढ़नी थी, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था कि एल्कीन में कैसी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिससे कंक्लूजन हमारा क्या निकला था कि यहाँ पे था। उससे लोअर एनर्जी में क्या था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो भी फील्ड। फिर हायर एनर्जी में कौन से थे, इम्पटी थे, और क्या थे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, जो कि हायर एनर्जी में थे और इम्पटी थे। ठीक है, तो उसी के बाद हमने लास्ट लाइन बोली थी कि ये अब कंबाइन होने के लिए रेडी है। जैसे आप किसी भी कॉलेज, किसी भी कोचिंग, किसी भी यूनिवर्सिटी या कहीं भी जाने के लिए पहले वेल प्रिपेयर होते हैं, कुछ नहाते हैं, धोते हैं, प्रिपेयर होते हैं, देन आप वहां के लिए मूव करते हैं। ऐसा तो है कि नहीं, सो के उठे और सीधा कोचिंग पहुंच गए, कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच गए वगैरह। आप उससे पहले नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, कुछ सारी प्रिपरेशन होती है, वो आप कंप्लीट करते हैं, देन आप वहां के लिए प्रस्थान करते हैं, मूव करते हैं। वही है कि मेटल के साथ बॉन्ड बनाने से पहले हमको मेटल और एल्कीन में कैसी बॉन्डिंग होती है, उनके कौन कौन से ऑर्बिटल होते, वो जानना जरूरी था। जिसको पढ़ने के बाद हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे, कंक्लूजन ये निकला कि हमारे पास यहाँ पे फील्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इम्पटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इससे कंक्लूजन यही निकला था। और फिर हमने बोला था ये अब बॉन्डिंग के लिए रेडी हो गई है मेटल के साथ। और मेटल के साथ ऐसा नहीं किसी भी बॉन्ड बना ले, किसी भी ऑर्बिटल के साथ हमेशा बॉन्ड वहीं बनता है जिनकी सिमेट्री और एनर्जी सब कुछ मैच हो। तो मेटल के पास जिनकी सिमेट्री मैच करेगी वो हम देखेंगे। अब बात करते हैं बॉन्डिंग इन ऑर्गेनो ओलेफिन कंपाउंड या बॉन्डिंग इन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस। द बॉन्डिंग ऑफ एथाइलिन टू द ट्रांजिशन मेटल कैन बी विजुअलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेड डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू डिवार-चैट-डनकनसन मॉडल। ये कौन सा मॉडल है, इसको मैंने 1-2 बार जब OMC पढ़ा रहा था तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने 2 मॉडल बोले थे कि मेटल एल्कीन से कैसे लिंक हो सकती है। उसके 2 मेथड होते हैं, मेटला जो होती है मेटला साइक्लोप्रोपेन मेथड और DCD मॉडल। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हो आप, DCD मॉडल। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मेटला साइक्लोप्रोपेन मेथड। ठीक है, मेटला साइक्लोप्रोपेन मेथड होता है एक, और दूसरा कौन सा है जिसको आप बोल रहे हो, वो हमारा DCD मॉडल होता है। कौन सा, DCD मॉडल। ये तीनों साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर हमें देखने को मिला। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए ये मेटल है, ये एल्कीन है, ये मेटल है, ये एल्कीन है। अब यहाँ पे जब इसकी बात आती है तो इसकी जो बॉन्डिंग होती ना वो कुछ इस टाइप की होते दिखती है, और जब DCD मॉडल में हम लोग देखने जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ इस टाइप की, दोनों वही चीज है और कुछ नहीं है, दोनों का ही वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से दिखता है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, इस जगह जब आप देखते हैं तो इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डोनेशन हो रहा होता है,
और कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दिखता है। इसमें क्या है, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग दिखती है मेटल के साथ, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मेटला साइक्लोप्रोपेन मॉडल या मेटला साइक्लोप्रोपेन मेथड बोल दिया जाता है इस बॉन्डिंग मेथड को। ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। और डीसीडी मॉडल क्या है, जब मेटल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से सिर्फ बॉन्ड बनाए, यहां पे इसके लिए हम क्या बात करेंगे, ये हमारा डीसीडी मॉडल है। हेप्टिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक्ड विद मेटल ऑफ सेम लिगेंड। तो यहां पे 1 और 2, तो इसका मतलब इसकी हेप्टिसिटी 2 है। यहां पे कितना है, ये कहेंगे क्या बॉन्ड से है, बॉन्ड से थोड़ी है। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, पाई बॉन्ड ये ऐसे बनता है, इनके बीच में ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही होती है, और यही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ये है वही तो मेटल को डोनेट करती है। तो किसी एक की थोड़ी हुई, वो दोनों की हुई, क्योंकि दोनों में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ओवरलैपिंग करता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में देखा था। तो यहां पे क्या है, ये हम बोलते हैं कि यहां पर हमारा क्या है, इसमें भी हेप्टिसिटी 2 ही है, सिंपल सी चीज। अब हम बात करते हैं अपने डीसीडी मॉडल के लिए पढ़ रहे थे, तो इस डीसीडी मॉडल में होता क्या है उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है। ओवरलैप ऑफ फिल्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इथाइलिन। याद करिए, अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे फिल्ड ऑर्बिटल होती है और एक हमारी अनफिल्ड ऑर्बिटल होती है। तो जो फिल्ड वाली होती है वो क्या करती है, इथाइलिन की बॉन्ड बनाती है सूटेबली डायरेक्टेड वैकेंट। मतलब सूटेबली क्या, कि जैसे जो हमारी मान लीजिए पीएक्स है, आप जानते हैं 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, किसी भी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारा पी ऑर्बिटल है, ये हमारी पी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई वाली है, यहां पर कुछ ऐसे है, ठीक है, इसके बीच में है। तो यहां पे जो एक्सिस होगी, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में ये रहा, 3 एक्सिस बना दिया मैंने, ये एक्स, ये वाली वाई और ये वाली जेड। अब देखिए ये वाली कौन से एक्सिस में हमारी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वाई एक्सिस में ये ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां है, तो ये इसमें जाके ट्रांसफर कर सकती है इजीली। लेकिन आप बताइए, क्या यहीं पे अगर हमारी इसमें अगर ऑर्बिटल प्रेजेंट होती, क्या इसमें प्रेजेंट हो, मतलब डोनेशन हो पाएगी? नहीं होगी भैया। क्यों? क्योंकि एक पी ऑर्बिटल में हमारा पॉजिटिव और एक में निगेटिव होता है, क्योंकि पी ऑर्बिटल में 2 लोब और दोनों अपोजिट लोब होते हैं। डी में क्या होता है, 4 लोब होते हैं। देखिए पी में पॉजिटिव निगेटिव होता है, और जो डी में होती है 4, तो अपोजिट वाली तो सेम, और ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। मतलब जो अपोजिट वाली होती है वो सेम होती है, चाहे जिधर बना लीजिए। तो यहां पे एक तो पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। अब ये क्या करेगी, एक से बॉन्डिंग करेगी, दूसरे से एंटी बॉन्डिंग, और जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वल हो गए तो किस तरह की बॉन्डिंग, वहां बॉन्ड बनता ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कब बनता है, जब बॉन्डिंग में एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तभी बॉन्ड बनेगा, नहीं तो बॉन्डिंग में भी 2 और एंटी बॉन्डिंग में 2 अगर हो जाएंगे ना, तो वहां बॉन्ड ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर आपने बेस्ट एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि जो हीलियम 2 मॉलिक्यूल होता है ये नॉट एग्जिस्ट होता है। ये क्या करता है, नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर जब इससे हम लोग ओवरलैपिंग कराते हैं, बताइए हीलियम एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी हीलियम, नीचे वाला बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमारा बीएमओ हो गया, ये हमारा एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिलिंग करेंगे तो पहले कहां करते हैं, पहले यहां करते हैं सर, लोअर एनर्जी में। तो मैंने कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऊपर जाएगा कि नीचे, नहीं सर नीचे ही रहेगा, क्योंकि लोअर एनर्जी में पहले भरता है। ये लीजिए भर दीजिए। अब भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी भी तो फिलिंग करेंगे, इसलिए जैसे ही यहां एक फिलिंग, ये एक फिलिंग, तो जितना बॉन्डिंग कैरेक्टर बना उतना एंटी बॉन्डिंग हो गया। मतलब जितना बॉन्ड बनाने में उसने कैपेसिटी लगाई, उतने ही इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, और ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बीएमओ माइनस एबीएमओ अपॉन 2, ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 अपॉन 2 और नीचे 2, तो ऊपर हो गया 2 अपॉन 0। और किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और जिस चीज का बॉन्ड ऑर्डर 0, मतलब उसमें बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, तो वो एग्जिस्ट कैसे करेगा। इसीलिए हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करता है, इसका जो पॉजिटिव वाला होता है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं इस मॉलिक्यूल से, तब एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि He2 पॉजिटिव होगा, तो किसी एक से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो नीचे तो 2 रहेंगे, ऊपर 1 रहेगा। एक को कैंसिल आउट कर जाएगा, लेकिन 1 बच जाएगा बॉन्डिंग में, और बॉन्डिंग में बच जाएगा तो फॉर्मूले में रखोगे तो 2 - 1 अपॉन 2,
तो 1/2 आएगा, 1/2 करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा। मतलब पूरा प्योर सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, एक बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन उसमें थोड़े बहुत इंटरेक्शन होंगे जिसको आप 0.5 बोलोगे। सिमिलरली यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वहां पे क्या है कि ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ इथाइलिन विद सुटेबल डायरेक्टेड डिस डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन के साथ मेटल की ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगी। फॉर्म क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा ऑर्बिटल ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल टू फॉर्म इथाइलिन और मेटल सिग्मा बॉन्ड आपके सामने। सेकंड पॉइंट इस डीसीडी मॉडल का क्या है? और पहले तो एल्कीन डोनेट करेगी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो जहां पे बॉन्डिंग वाली ये बनाए, ये पहले डोनेट करेगी मेटल के वैकेंट में। फिर क्या होता है, मेटल के पास भी तो डी ऑर्बिटल है, पहले मेटल पी ऑर्बिटल में ले लेता है, फिर उसके पास खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एल्कीन वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब वो एक्साइटेड हुआ, कहा कि मैं भी इलेक्ट्रॉन दूंगा, और इलेक्ट्रॉन कहां देगा? ये तो पहले भरी है, यहां पे वैकेंट है, तो यहां पर आके वो इसकी वैकेंसी में, इसको बोलते हैं पाई स्टार ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये तो वैकेंट थी, इसमें ही आके मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। वही चीज सेकंड में है, ओवरलैप ऑफ ए फील्ड मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब जो मेटल की डी ऑर्बिटल है फील्ड वाली, वो क्या करेंगी? ऑर्बिटल विद वैकेंट स्टार है, यहां पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। सबसे पहले क्या बना? जब एल्कीन ने मेटल को दिया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये हमने पहले पढ़ा, और सिग्मा के बाद कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। तो मेटल ने बैक डोनेट किया, मतलब पहले तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर उसने बैक डोनेट किया, इसीलिए इसका नाम बैक डोनेशन बोलते हैं। और बैक डोनेट करेगा कहां? पाई स्टार में, वो भी इम्पटी पाई स्टार में, और वहां पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से दिस बैक बॉन्डिंग, जो बैक बॉन्डिंग मेटल कर रहा है, स्ट्रेंथन द इथाइलिन और मेटल सिग्मा बॉन्ड। अब बताइए, ये वाला मेटल और कार्बन बॉन्ड, ये वाला हमारा स्टेबल है, या मेटल कार्बन का खुद का ये बॉन्ड तो बन ही गया, साथ में यहां पार्शियल बोल लीजिए, पूरा प्योर नहीं लेकिन पार्शियल भी अगर आप बोलोगे, यहां पे अगर सेकंड बॉन्ड होगा तो कौन सा स्टेबल होगा? सेकंड वाला होगा। ऑफ कोर्स इसके बीच में 1.5 बॉन्ड है, कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन लगाएगा। सिंपल सी चीज है, आप किसी चीज को एक हाथ से खींचिए और दूसरी किसी चीज को लगभग 2 हाथ से खींचिए, भले ही इस हाथ का पूरा पावर ना लगाइए, लेकिन 2 हाथ से खींचिए, तो किससे आसानी से खींचेंगे? जब आप 2 हाथ की पावर लगाएंगे। सिमिलरली जब इसमें 2 बॉन्डों का अट्रैक्शन होगा तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसीलिए बोला है द दिस बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथन द इथाइलिन मेटल सिग्मा बॉन्ड बट वीकेन सीसी बॉन्ड। ये क्या है कि मेटल और कार्बन के बीच में तो हमारा बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन कार्बन कार्बन का वीक हो रहा है। तो कैसे हो रहा वो मैं समझाऊंगा, डायग्राम से आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, डायग्राम से बेटर में समझ में आएगा। चलिए मैं दिखा देता हूं। देखिए यहां पे कैसे डोनेशन हुई, मैंने एक्सप्लेन ऐसे किया है, आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमारी मेटल, मेटल के पास ये हमारी पी ऑर्बिटल है या डी ऑर्बिटल है। अब इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी याद करिए, पिछली बार मैंने बताया था, और ये शेडेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी बीएमओ की। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सबसे पहले मेटल इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है, और फॉर्मेशन क्या हो रहा है? सिग्मा डोनेशन इनटू वैकेंट मेथड डी ऑर्बिटल। याद रखिएगा, सिग्मा डोनेशन का कहने का मतलब ये नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड, पाई की तो डोनेशन तो पाई बॉन्ड की होगी, लेकिन बनने वाला बॉन्ड कौन सा है? बनने वाला बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए सिग्मा डोनेशन बोली जा रही है। याद रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं डोनेट होता है, एल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होती है, वो भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो डोनेट करेगी, क्योंकि वहीं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है, और एंटी बॉन्डिंग वाली तो खुद ही वैकेंट है, तो ये बॉन्डिंग वाली इसको देगी और फॉर्मेशन करेगी सिग्मा बॉन्ड की, इसलिए नाम है सिग्मा डोनेशन इनटू वैकेंट मेटल डी ऑर्बिटल। मेटल डी में ले लिया, अब उसके पास हो गई एक्सेस। अब वो क्या करे? अब जब एक्सेस हो गई तो वो कहेगा भाई अब तुम अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस रखो, और उसके बाद वो क्या करना शुरू करता है? मेटल को, याद करिए जब मैंने लास्ट लेक्चर इसीलिए पहले इथाइलिन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बताई थी, 2 तरह की बताई थी इथाइलिन की। एक जो थी बॉन्डिंग में इस तरह बन रही थी, और एंटी बॉन्डिंग में याद करिए अपोजिट फेस बताया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव फेस जो होते हैं, सेम फेस, वो तो बॉन्डिंग ओवरलैप कराते हैं, इसलिए इसके पास पॉजिटिव इसके पास पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बनके कुछ इस तरह की ओवरलैप बनाई, और ओवरऑल हमने पॉजिटिव शो कर दिया। निगेटिव निगेटिव ने बनके यहां ओवरलैप किया और ओवरऑल निगेटिव कर दिया।
लेकिन जब ये तो बात होती है बॉन्डिंग की, और मैंने एग्जांपल दिया था फ्रेंडशिप का कि आपकी और आपके बेस्ट फ्रेंड की जो सिमिलैरिटी होगी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो मैच करती होंगी, इसीलिए फ्रेंडशिप हुई है। लेकिन जिनके साथ कैरेक्टरिस्टिक आपकी मैच नहीं करती है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आपको देख के गुस्सा आता होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, वो कैसे होते हैं, आपके एंटी होते हैं। तो यहां पे एंटी बॉन्डिंग में भी वही होता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, अपोजिट होते इसलिए ओवरलैप नहीं करते हैं। सिमिलरली इसका जैसे ही देखेंगे यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये तो वैकेंट ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग है, और एंटी बॉन्डिंग में इसकी जो फील्ड ऑर्बिटल है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फील्ड है, इसमें आप लिख लीजिए कि ये फील्ड डी ऑर्बिटल है, वो वैकेंट वाली हमारी डी ऑर्बिटल थी, और ये फील्ड डी ऑर्बिटल है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पाई स्टार में डालेगी। याद करिए अभी तो दिखाया है, यहाँ पे ये डायग्राम था, देखिए यहाँ पे वैकेंसी है तो इसी में ये ले लेता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन लेगा तो आपको एक नया बॉन्ड बनते दिखेगा, कौन सा, बैक डोनेशन इनटू एल्कीन पाई स्टार, और नया बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा होगा, देखिए मैंने लिखा है पाई बॉन्ड। सिग्मा पहले बन चुका है जब एल्कीन ने मेटल को दिया, अब जब मेटल एल्कीन को दे रहा है तो दूसरा बॉन्ड बनना है, दैट इज योर पाई बॉन्ड। इसकी वजह से मेटल और कार्बन का तो बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, बैक डोनेशन होने की वजह से यहां पे पहले सिग्मा बॉन्ड ही था, अब मेटल इसको बॉन्ड दे रहा है तो मेटल और कार्बन का तो बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। यही हमने इस लाइन का मतलब है कि जैसे ही बैक डोनेशन होता है उसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड जो हमारा है ये यहां पे स्ट्रेंथन द इथाइलिन मेटल सिग्मा बॉन्ड, इथाइलिन और मेटल का तो बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है बट वीकेंस द सीसी बॉन्ड। क्यों होगा, वीक कैसे करता है, इसका आंसर हम आपको बताते हैं। कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए अभी हमने पढ़ा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस ABMO, मतलब यहां पे BMO लिख लीजिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है अपॉन एंटी बॉन्डिंग में, ये केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक फॉर्मूला है। अब ये बताइए यहां पे बॉन्डिंग में, यहां पे हमने आपको दिखाया था, यहां पे बॉन्डिंग में तो ऑलरेडी 2 थे इथाइलिन में, यहां पे वैकेंसी थी, और जैसे वैकेंसी थी तो यहां तो एक पाई बॉन्ड बन गया था, लेकिन ये डोनेट हो गया। अब इसमें तो पहले 2 थे तो 2 ही अभी भी हैं, लेकिन जो वैकेंट ऑर्बिटल थी उसमें मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर दिया है ड्यू टू बैक डोनेशन। ये रहा बैक डोनेशन कर रहा है, मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां दे रहा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दे रहा है, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देगा तो ABMO में कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आएगी, पूरी नहीं आएगी, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आते, उसके आगे रीजन भी बताऊंगा। बट अगर हम मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, या मैं आधा भी इलेक्ट्रॉन मान लूं, आप आधा मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 1.5 मान लीजिए, चलिए हम मान लेते हैं 1। एग्जाम्पल हमेशा मैं इसलिए वो देता हूं जो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, कठिन एग्जाम्पल लेके कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो आप मान लीजिए मेटल ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, एल्कीन ने मेटल को 2 दिए, मेटल ने वापस उसकी एंटी बॉन्डिंग में 1 दिया, तो एंटी बॉन्डिंग में तो 1 आ गया, बॉन्डिंग में ऑलरेडी 2 थे, अब डिवाइड कर दीजिए तो आंसर क्या आएगा, यहां पे 1/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो गया। 0.5 किसका हुआ, ये एल्कीन का है। एल्कीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, हम लोग पढ़ते हैं 2 होता है, तो सिग्मा, ये हम पाई की बात कर रहे हैं, प्रॉपर तो सिग्मा के टोटल तो 4 होंगे बॉन्डिंग में क्योंकि सिग्मा भी बनाएगा, लेकिन पाई की बात कर रहे हैं। पाई का पहले बॉन्ड ऑर्डर कितना था, वो 1 था, क्योंकि यहां पे 2 - 0, पहले तो 0 था ना, इसमें पहले 0 था, तो यहां 2 - 0/2, तो 0 यहां पे 2 से 0 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, 2/2 करोगे तो 1 आएगा। पहले बॉन्ड ऑर्डर 1 था एल्कीन के बीच में, पाई वाला, सिर्फ पाई की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, मैं ये मत सोच लीजिएगा कि यहां पे 2 की बात हो रही, नहीं, ये सिग्मा तो ऑलरेडी है, इसको तो काउंट ही नहीं करना है। टूट रहा है और बन रहा है कौन सा, ये प्रॉब्लम तो बेचारे इसको हो रही क्योंकि इसकी ऑर्बिटल में अटैक हो रहा है, या तो पाई डोनेट कर रहा है या तो पाई स्टार में आ रहा है, सारा खेल पाई के साथ है, सिग्मा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे ये है। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, और कार्बन हमें पता है कितना बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये वाला 1, 2 और ये सिग्मा 3, ये तो फिक्स हैं, इनमें कोई चेंजेस ही नहीं है। चेंजेस इसमें आ रहे हैं,
पांचवा बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, तो ये जितना ज्यादा बनाएगा उतना ज्यादा हमारा पाई बॉन्ड टूटेगा। फिर से सुनिए, जो सिग्मा वाला हमारा है वो एज सच रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस ही नहीं होते क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं होते बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में जितनी देर से बात कर रहे हैं पाई 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 की बात हो रही, या तो पाई डोनेट करेगा या तो पाई स्टार में एक्सेप्ट करेगा मेटल से, तो खेल पाई का है। तो सिग्मा वाला 1 2 और सिग्मा का कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनता है 3, ये तो फिक्स रहेंगे और कार्बन बनाएगा मैक्सिमम कितने, 4 बॉन्ड। तो पहले तो खाली ये पाई था, यहां मेटल वाला नहीं दे रहा था तो ये पाई था, लेकिन अब मेटल इसको डोनेट कर करके इसमें इसके साथ बॉन्ड स्ट्रेंथन कर रहा है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा, तो होगा क्या, ये जो पाई वाला है ये वीक होने लगेगा क्योंकि कार्बन 5 ये 4.5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक टाइम पे वो 4 बॉन्ड बनाएगा। मान लीजिए ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 0.5 बेचारा बचेगा। क्यों? क्योंकि 0.5 तो मेटल वाला भी बनाने लगा और टोटल बना के 4 ही बॉन्ड बनाएगा। तो अब आपको ये शायद समझ में आ गया होगा कि यहां पे ये क्यों लिखा है, दिस बैक डोनेशन या बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथन द इथाइलिन मेटल कार्बन बॉन्ड। मतलब जो मेटल ने डोनेट किया कार्बन को, इसकी वजह से ये बॉन्ड तो स्ट्रांग हो गया, लेकिन इसकी वजह से जो इसका खुद की इथाइलिन था, ये लीजिए यहां पे ये तो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, पास में आ गया, लेकिन इसका जो पाई बॉन्ड था बेचारे का, दोनों कार्बन के सीसी बॉन्ड थे वो वीक हो गया क्योंकि पहले प्योर डबल बॉन्ड था और इनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर 2 था, अब कितना हो गया, 1.5 हो गया है। एग्जांपल मैंने यहां पे बताया, देखिए पहले 1 है तो 1 तो ये है ही है और 0.5 अब बचा, तो 1 + 0.5 1.5 होगा, मतलब 1.5, जो कि पहले कितना था, 2 था, 2 था तो ज्यादा था। ये आपके सामने मैंने पूरा कॉन्सेप्ट रखा है नया और आगे बताने के लिए। इससे पहले मैं बात कर लेता हूं विज्ञान वृक्ष की। विज्ञान वृक्ष आपके लिए एप्पल स्टोर, प्ले स्टोर पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे फुल सेमेस्टर कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए लाया है, जिसको आप जाके परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके यूनिवर्सिटी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो विज्ञान वृक्ष ने पूरे फुल कंप्लीटली आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए हैं, तो आप जाके परचेज करिए। और आपको नोट्स वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं ग्रेजुएशन में, क्यों? क्योंकि विज्ञान वृक्ष आपको देता है पूरी सारी की सारी स्लाइड, जिनको आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। नोट्स वगैरह बनाने की भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ में आप में से कई बच्चे केमिस्ट्री से मास्टर्स करना चाह रहे होंगे, MSc करना चाह रहे होंगे, वो भी ऐसी वैसी जगह से नहीं, किसी अच्छी जगह से, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, नामी कॉलेज होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, तो उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है आपको CUET PG, और उसकी भी प्रिपरेशन विज्ञान वृक्ष आपको कराता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। लेकिन आप में से कई बच्चों का सपना होगा IIT में जाने का, NIT में जाने का, तो उस सपने को साकार करने में विज्ञान वृक्ष आपकी मदद करता है बहुत ही लो कॉस्ट पे IIT JAM नाम के कोर्स को प्रोवाइड करके। क्योंकि IIT से MSc करने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है IIT JAM, जो कि आप में से कई बच्चों को तो पता ही नहीं चलता है ये एग्जाम भी होता है, जिससे आप अपने ग्रेजुएशन में होंगे तो आप अपनी मास्टर्स करने के लिए IIT JAM का सहारा लेके आप IIT से MSc कर सकते हैं। तो अपने सपने को पूरा करिए विज्ञान वृक्ष के साथ, और साथ ही साथ में इन कोर्सेज के साथ में आपको दी जाती है टेस्ट सीरीज, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को आसानी से ऑल इंडिया लेवल पे चेक कर सकते हैं। जो भी पोर्शन आपका लैग हो रहा है वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ IIT गेट और CSIR नेट जैसे एग्जाम आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप मास्टर में हैं या मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, MSc कर चुके हैं, तो आपके लिए IIT गेट और CSIR नेट एग्जाम विज्ञान वृक्ष फुल रिकॉर्डेड फॉर्म में लाया है। और IIT गेट एग्जाम्स में जो भी रैंक होल्डर बच्चे होते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं, तो उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। वो भी ऐसे वैसे इंस्टीट्यूशंस में नहीं, बहुत ही नामी इंस्टीट्यूशन, इसरो, DRDO, बार्क, ONGC, गेल, बेल जैसी जगहों पे, जहां पे लोगों का जाने का सपना होता है, वहां पे आप एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ IIT गेट को क्रैक करके आप वहां पे जा सकते हैं। साथ ही साथ में CSIR नेट की आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनका पैशन ही टीचिंग है, वो छोटे से लेके आज भी वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा BSc में है अगर, तो भी वो पढ़ा रहे, किसी ट्यूशन में पढ़ा रहे, कहीं कोचिंग में पढ़ा रहे वगैरह वगैरह। तो आप अपनी टीचिंग पैशन को बढ़ाइए और CSIR नेट जो कि मस्ट होता है किसी टीचर के लिए, उस एग्जाम को क्रैक करके आप एलिजिबल हो जाइए ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एज ए टीचर ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ इसमें मिलता है JRF।
इसमें मिलता है JRF। जिसको JRF मिलता है उससे क्या होता है, आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी IIT में जाके अगर आप PhD के लिए इनरोल करते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलती कंटिन्यूअस 5 ईयर तक के लिए फेलोशिप, जिसको आप स्कॉलरशिप बोलते हो, और कंटिन्यूअस आपको मिलती रहती है थ्रू आउट योर PhD। तो आप जाइए, विज्ञान वृक्ष ऐप तुरंत डाउनलोड करिए और वहां से कोर्स परचेज करिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कैसे होगा। आपके सामने मैंने पूरा ऑर्बिटल डायग्राम दे दिया है। अब यहां से अब आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा कैसे बॉन्डिंग हो रही है पूरी। देखिए यहां पे मेटल है, मेटल की कोई ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल है, तो उसमें यहां ये जो बॉन्ड ऑर्बिटल है ये कौन सी, याद करिए जब इस तरह की दिखाते हैं कि इस कार्बन की और इस कार्बन की जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप हो जाती थी तो वो कौन सी ऑर्बिटल बनती हैं, वो हमारी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनती थी। ये हमारी कौन सी है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। और बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती थी, वही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे पहले किसको देती थी, मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में। और मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में जैसे ही देगी तो सबसे पहला बॉन्ड जो बनता है वो कौन सा होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले एल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेशन की और यहां पे हमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिली। अब मेटल के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो अब मेटल भी क्या करेगा, मेटल बैक डोनेट करेगा। मेटल बैक डोनेट करेगा, तो यहां से मेटल बैक डोनेट करेगा। इसकी फील्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वैकेंट थी, एक मिनट, ठीक है, ये वैकेंट थी तो इसलिए मैंने इसे कलर नहीं किया। ये यहाँ पे फिल्ड है, इसको आप यहाँ पे नॉर्मल कर लीजिए क्योंकि ये वैकेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ ये वैकेंट है, ये फिल्ड है, तो इसमें दे रहा है और इसमें अनशेडेड है। देखने में ही लग रहा है कि भाई ये फिल है, फिल वाली अनफिल में दे रही है, मतलब एल्कीन से मेटल में सिग्मा बॉन्ड। फिर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इसकी डी ऑर्बिटल जो है वो इसकी जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में आपने यही तो पढ़ा है कि एक पॉजिटिव होगी, एक निगेटिव होगी, और जो इधर पॉजिटिव थी ये निगेटिव, मतलब अपोजिट लोब होते हैं। और डी का क्या होता है, डी ऑर्बिटल का पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव से और निगेटिव निगेटिव से तो ओवरलैप कर सकता है। और वैसे ही होगा, मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके उसमें पाई स्टार में देगा, और पाई स्टार में देगा तो मेटल और कार्बन की तो बॉन्ड स्ट्रांग हो रही है क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड बनने की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन ये बॉन्ड टूटने लगेगा, जो ये पाई बॉन्ड है ये वीक होने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका बेचारे की एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल आ रहा है और कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड बनाएगा तो 3 जो सिग्मा बॉन्ड, 1 2, और कार्बन के ये जो 3 बॉन्ड हमने हरे दिखाए, ये 2 और ये 3 तो पहले ही बन रखे हैं। चौथा बॉन्ड या तो मेटल से बना ले या तो इससे। तो वो बेचारा क्या करता है, आधा मेटल से बनाता है और आधा अपना कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बचाता है, जो कि पहले प्योर डबल बॉन्ड था, अब वो 1.5 बॉन्ड में ही रह जाता है। इसलिए मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आने लगता है और इसका खुद का डबल बॉन्ड टूटने लगता है। ये था आपका पूरा मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग। शायद यहां से समझ में आ गया होगा। ये स्पेक्ट्रल मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी भी प्रूफ करती है कैसे, फ्री C2H4, जब कोई भी मेटल हो जहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो, कोई भी इथाइलिन कॉम्प्लेक्स है कुछ इस तरह, जब इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा देखा गया तो उसकी IR फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 1625 आई। 1625 सेंटीमीटर इनवर्स में नापते हैं IR फ्रीक्वेंसी, तो सेंटीमीटर इनवर्स में आई। और जो बॉन्ड लेंथ आई, बॉन्ड लेंथ कितनी आई, 133.7। और आपको पता है जो हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है उसकी बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड की कितनी होती है, 154 या 154 पिकोमीटर बोल सकते हैं, या आर्मस्ट्रांग में बोलोगे तो 1.4, और इसकी होती है 134 पिकोमीटर। पिकोमीटर में बोलोगे तो ये होगा, आर्मस्ट्रांग में बोलोगे तो 1.54, इसमें 1.34 आर्मस्ट्रांग हो जाएगी। पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे बोल रहा है 133 होता फ्री CO में। फ्री वाला जो C2H4 है उसमें कितना है, 134 है। तो आप बताइए कहां पे दिख रहा है आपको, ये रहा, यहां पे दिख रहा है, यहां पर हमारा 134 कुछ दिख रहा है, ये लीजिए। और ये इसका मतलब है यहां प्योर डबल बॉन्ड है। लेकिन जैसे ही जीजेस सॉल्ट बनाते हैं, जीजेस सॉल्ट का फॉर्मूला होता है KPT
Cl का होल थ्राइस, साथ में C2H4, और यहाँ वही हमारा C2H4 है जहां पे बैक डोनेशन हो रही है। पीछे वाला कॉम्प्लेक्स पढ़ा, यही मेटल है, इसी में बैक डोनेशन हो रही है, यही तो कॉम्प्लेक्स है, यही तो पढ़ रहे हैं मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही बैक डोनेशन होगी, अभी बताया कि उसका बॉन्ड ऑर्डर खराब होगा, बॉन्ड ऑर्डर खराब होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ खराब होगी, और हमारी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1516 हो गई, मतलब 100 का लॉस हो गया यहाँ पे। और जो बॉन्ड लेंथ थी वो बढ़ गई। बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ी? क्योंकि किसी चीज के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो पास में होगा। जैसे आप किसी चीज को दो हाथ से अपनी तरफ खींचे हुए होंगे तो काफी, मतलब आप काफी पास में उसको खींच लेंगे, लेकिन अगर सिंगल हैंड से उसको खींचेंगे तो आप में और उसमें दूरी ज्यादा बनी रहेगी। वही चीज है कि जब डबल बॉन्ड था तो बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी थी, क्योंकि बहुत पास आ गए थे, नजदीक आ गए थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। लेकिन जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ, सिंगल हैंडेड हुआ, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गई। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने लिख दिया है। अब डीसीडी मॉडल जो मैंने पढ़ा है, डेवार्ड चार्ट डेंकनसन मॉडल, उसका कंक्लूजन है लेंथनिंग ऑफ सीसी डबल बॉन्ड। अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रह गई होगी आपको, क्योंकि 5 से 6 बार मैंने पूरा वेल एक्सप्लेन किया कि कैसे कार्बन की लेंथ बढ़ रही है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में आ रहा है तो पाई बॉन्ड जो था वो टूट रहा है। सेकंड है रिडक्शन ऑफ बॉन्ड एंगल अराउंड कार्बन। अब खुद बताइए, जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, पाई बॉन्ड होता है, यहां पे जब पाई बॉन्ड था तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, लेकिन जब ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो किधर जा रहा है? चारों सिग्मा बनने जा रहे हैं, और चारों सिग्मा होते हैं तो sp3 बनने लगता है। प्योर sp3 नहीं होगा। प्योर sp3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर प्योर sp3 हो जाए तो पाई पूरा टूट जाए, लेकिन पाई यहां पूरा नहीं टूटता। मैंने अभी बताया कि 0.5 रह जाता है लगभग, और 0.5 नया सिग्मा बनता है, तो प्योर नहीं बोल सकते हो आप यहां पे, लेकिन फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि sp2 से sp3 की तरफ काफी चला जाता है, काफी दूर तक चला जाता है। ये भी बोल सकते हो कि sp2 0.5 तक कुछ हो सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे, और sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। sp का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और हमारा जो sp3 का होता है वो कितना होता है? sp3 का हमारा sp3 का 109.28 मिनट, 108 डिग्री 0.28 मिनट, मतलब 120 से 109 हो रहा है। तो क्या हो रहा है? बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। वही हमने यहां पे कंक्लूजन में लिख दिया है कि लेंथनिंग ऑफ सीसी डबल बॉन्ड, यहां पे मैंने कंक्लूजन में लिख दिया है लेंथनिंग ऑफ सीसी डबल बॉन्ड और रिडक्शन इन ए बॉन्ड एंगल। यहां पे देखो टेंड टू लिखा है, मतलब पूरा हो नहीं गया। आपके सामने मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है, शायद ये समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ जीजे सॉल्ट नहीं, बहुत और सारे कॉम्प्लेक्स हैं जो कि मेटल के साथ एल्कीन के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। यहां पे द प्रेजेंस ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग इन द एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अबाउट 100 सेंटीमीटर डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यू मोड ड्यू टू द रिडक्शन इन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीसी। बिल्कुल सही बात है, पीछे देखा है, देखिए 100, पहले 1625 थी, वही एल्कीन वही इथीन आके 1516 पे आ गई, लगभग 100 सेंटीमीटर इनवर्स का डिक्रीज हो गया। और सीसी, और हुआ क्यों? क्योंकि सीसी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ। बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिक्रीज हुआ पूरा हम अभी पीछे एक्सप्लेन किए, पूरा मैकेनिज्म अच्छे से आपको डिफाइन किए हैं। ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, मतलब वही है पाई बॉन्ड जो टूट रहा है, रिजल्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द पाई स्टार ऑर्बिटल। पाई स्टार में मेटल ने जो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डाले, उसी की वजह से हमारा पाई बॉन्ड टूट रहा था, उसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हुआ। बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस हुई, बॉन्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस हुई तो बॉन्ड लेंथ लंबी हो गई, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी हमारी 100 डिग्रीज हो गई, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कहेंगे कैसे होता है हुक्स लॉ? हुक्स लॉ क्या कहता है? म्यू इज इक्वल्स टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला होता है। इस हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, इस हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होता है? ये होता है फोर्स कांस्टेंट, इसको बोलते हो फोर्स कांस्टेंट। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? वो बॉन्ड ऑर्डर के होती है। और बॉन्ड ऑर्डर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? बॉन्ड लेंथ की। मतलब हमारा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। यहां पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर,
हमने एक्सरेज का जो बताया है, उसके बाद हमने देखा कि इंटरमीडिएट जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आया, जो कंपाउंड जीजे सॉल्ट था, बताया था कि 1973 में एक्सरेज ने बताया था कि डिस्टॉर्टेड जियोमेट्री रखता। उसी के बिहाफ पे हमने देखा कि जो सी सिंगल बॉन्ड सी होता है और सी डबल बॉन्ड सी, मैंने पीछे लिखी है बॉन्ड लेंथ, सी सिंगल बॉन्ड कितनी होती है, डबल बॉन्ड कितनी होती है, और जीजेएस सॉल्ट में कितनी थी 137.5। ना ही सिंगल बॉन्ड ना ही डबल बॉन्ड, दोनों को बीच में है। रीजन क्या है कि ना ही यहां पे सिंगल पूरी तरीके से बॉन्ड टूटा, ये वाला देखिए डायग्राम, ना ही यहां पे पूरी तरीके से पाई बॉन्ड टूटा है और ना ही पूरी तरह से मेंटेन हो पाया है। अगर पूरी तरह मेंटेन होता तो प्योर डबल बॉन्ड होती और उसकी वैल्यू कितनी होती, 133 के आसपास होती है। अगर पूरी तरह टूट जाता तो फिर ये sp3 मतलब सिग्मा बॉन्ड हो जाता, और सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड की 154 के अराउंड होती है। लेकिन इसकी पाई कितनी गई, वो 137 है, ना 34 ना 54, उन दोनों के बीच में है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, ये प्रूफ हो रहा है कि ये सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में हमारा बॉन्ड ऑर्डर रह जाता है ड्यू टू मेटल बैक बॉन्डिंग इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ इथाइलिन। ये शायद समझ में आ गया होगा। सम कॉम्प्लेक्सेस, अदर कॉम्प्लेक्सेस विच शोज मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स आपके सामने है, Fe है, यहां पे किया गया है डबल बॉन्ड, इन सब के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं। आपके सामने मैंने सारा कंप्लीट मेटल ओलेफिन बॉन्डिंग बताया है वेल मैनर में। शायद ही अब आपको यहां कोई डाउट होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू सो मच।